नमस्कार। आज हम प्रथम प्रश्न पत्र के टॉपिक समाज का विवेचन करेंगे, समाज के बारे में समझेंगे। समाज शब्द एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत सुना है। यह मानव समाज, पशु समाज, सभी तरह के समाज हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन हम समाजशास्त्र में जिसकी चर्चा करते हैं वह व्यक्तियों के समाज की बात है कि समाज हमारे लिए एक अत्यंत आवश्यक है। समाज में ही व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। समाज में व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिलकर रहता है, सामाजिक संबंधों की स्थापना करता है और व्यक्तियों के बीच आपसी जो विभिन्न अंतःक्रियाएं होती हैं वह समाज के अंतर्गत ही संभव होती है। बोलचाल की भाषा में हम सामान्यतः कहते हैं व्यक्ति के समूह को हम क्या कह रहे हैं, समाज कहते हैं। किसी भी संगठित या संगठित समूह को समाज कह दिया जाता है। जैसे हम कहते हैं आर्य समाज, ब्रह्म समाज, हिंदू समाज, जैन समाज, महिला समाज। ये तो एक आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है। हम इसका प्रयोग व्यक्तियों के समूह के रूप में, किसी ने समिति के रूप में तो किसी ने इसे संस्था के रूप में प्रयोग किया है और इसलिए इसमें एक निश्चितता का अभाव आ जाता है। विभिन्न वैज्ञानिकों ने समाज शब्द को अपने अपने ढंग से प्रयोग किया। अगर हम समाजशास्त्र में देखें तो इसका प्रयोग व्यक्तियों के समूह के लिए नहीं किया गया है। यह व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था को समाज माना गया है। और मैकाइवर और पेज की जो परिभाषा है उससे ये बात हमें और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। उन्होंने बहुत साधारण शब्दों में अपनी बात कही कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि व्यक्तियों के समूह को समाज नहीं मानकर उनके बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के ताने बाने या व्यवस्था को हम समाज मानते हैं। ये सामाजिक संबंधों की व्यवस्था के रूप में जब हम बात कर रहे हैं तो वह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि जब असंख्य सामाजिक संबंधों का जाल अनेक रीतियों एवं सामाजिक मूल्यों द्वारा व्यवस्था में बदल जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, समाज। और जब ये सामाजिक संबंधों की व्यवस्था होती है, वह हमने जब मछली पकड़ने वाले जाल को हम जो देखते हैं कि जो एक ताने बाने के रूप में कसा रहता है, उसी तरह से यह भी हमारे एक ताने बाने के रूप में हमें दिखाई देता है, क्योंकि बहुत सारे व्यक्तियों के बहुत प्रकार के संबंध होते हैं। जब उन्हें सुव्यवस्थित तरीके से सजाया जाता है तो वह इसी जाल का स्वरूप ले लेते हैं और इस जाल को ही हम क्या कह रहे हैं, समाज। यहाँ हम देख रहे हैं कि सामाजिक संबंधों का अर्थ क्या है। इस अर्थ को स्पष्ट करते हुए मैक्स वेबर ने कहा है कि सामाजिक संबंध शब्द का प्रयोग अनेक कर्ताओं के ऐसे व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है जो अर्थपूर्ण हो तथा एक दूसरे की क्रियाओं से प्रभावित होता हो। इसका मतलब क्या हुआ कि संबंधों का निर्माण करने के लिए अनेक कर्ता अर्थात व्यक्ति, मतलब या तो एक व्यक्ति या बहुत सारे व्यक्ति हों। दूसरा, ये आपस में अर्थपूर्ण ढंग से जुड़े। और तीसरी बात यह कि इनकी क्रियाओं से प्रभावित हों तथा एक दूसरे को प्रभावित करें, मतलब अपनी क्रिया से वह दूसरे को प्रभावित करें, ऐसा हो। इस प्रकार उस व्यक्ति जो क्रिया करता है वह दूसरे व्यक्ति से प्रत्युत्तर की अपेक्षा भी करता है। जो हमने कहा, हम दूसरे व्यक्ति से उसके प्रत्युत्तर की अपेक्षा करते हैं कि वह हमें उसका जो पूछा गया है उसी रूप में जवाब दे। इससे क्रिया क्या होती है, अर्थपूर्ण हो जाती है और तब वह हमारे सामाजिक संबंधों के निर्माण में योग देती है। हम एक इसे संक्षेप में कहें तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे को अर्थपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, तो सामाजिक संबंधों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं।
इसके निर्माण के लिए हमें क्या क्या चीज़ें होनी आवश्यक हैं? इसके निर्माण के लिए सबसे ज़रूरी है व्यक्तियों का होना। अगर व्यक्ति नहीं है तो सामाजिक संबंध नहीं बनेंगे। और व्यक्ति भी कैसे? मानसिक रूप से स्वस्थ और जीवित व्यक्तियों का होना आवश्यक है, ताकि उनमें जागरूकता हो, चेतनता हो और वे उस अर्थपूर्ण संबंध को कायम कर सके। दूसरी बात होती है इनमें आवश्यक चीज़ संपर्क और संचार। सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना पर्याप्त नहीं, बल्कि उनके बीच संपर्क और संचार की व्यवस्था होना आवश्यक है। इसका मतलब क्या हुआ? दो या दो से बहुत सारे अधिक व्यक्ति इकट्ठे हुए हैं, लेकिन आपस में किसी प्रकार का कोई संपर्क अर्थात बातचीत नहीं है, आपस में किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं, वह शांत खड़े हैं, तो यह नहीं बल्कि उनके आपस में कोई क्रिया हो रही है, तब उनमें धीरे धीरे संबंध की स्थापना हो पाती है, अन्यथा नहीं होती है। तीसरी बात है उनकी पारस्परिक जागरूकता। सामाजिक संबंध उसी समय बन सकते हैं जब व्यक्तियों की मानसिक अनुभूति या पारस्परिक जागरूकता हो, जब वे परस्पर एक दूसरे के व्यवहार का कोई अर्थ लगाते हो। जागरूकता एक विशेष प्रकार की मानसिक स्थिति होती है जिसके अभाव में सामाजिक संबंध नहीं बनाया जा सकता। मैंने अभी आपसे कहा आरंभ में ही कि व्यक्तियों की मानसिक चेतना का होना आवश्यक है, मानसिक जागरूकता का होना आवश्यक है, मानसिक रूप में व्यक्ति स्वस्थ होना आवश्यक है, तभी उनके बीच अंतःक्रिया संभव है। वरना जब वो उनके बीच में संचार होगा तो वह कर्ता के द्वारा कही गई बात दूसरे तक उस रूप में नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वह मानसिक रूप में स्वस्थ नहीं है। इसलिए उनमें पारस्परिक जागरूकता का होना आवश्यक है। फिर है सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए व्यक्तियों के बीच अंतःक्रिया का होना आवश्यक है। व्यक्ति और समूह जब तक परस्पर अंतःक्रिया नहीं करेंगे, किसी प्रकार के संबंध बनने की संभावना नहीं होती है। इस तरह से सामाजिक संबंध की जो विशेषताएं होती हैं, उनमें सबसे बड़ी बात होती है कि ये संबंध पूरी तरह से क्या है? अमूर्त हैं। अर्थात हम देख नहीं सकते, नाप तोल नहीं सकते हैं कि इनमें कितना संबंध है। उनका कोई भौतिक आधार नहीं होता। जैसे कि हमें एक मेज दिखाई दे रही है, लेकिन ये संबंध हमें दिखाई नहीं देता है। दूसरी चीज़ होती है इनकी जटिल प्रकृति। इन संबंधों की प्रकृति बहुत जटिल होती है। यही कारण है कि कई बार इनके बारे में भविष्यवाणी करना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि इनकी संख्या होती है क्या? असंख्य। फिर है अर्थपूर्ण। इनका निर्माण किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है और ये व्यक्ति एवं समूह के लिए अर्थपूर्ण होते हैं। अनिश्चित स्वरूप। सामाजिक संबंधों का कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता। विभिन्न व्यक्तियों के उद्देश्यों, कार्यों, पद एवं भूमिका के अनुसार सामाजिक संबंध भी अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षणिक आदि। स्थायी और अस्थायी दोनों ही प्रकार के होते हैं। कई बार ये लंबे समय तक चलते रहते हैं और कई बार एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं और उद्देश्य के पूरा होने के बाद तुरंत समाप्त भी हो जाते हैं। सहयोगी और असहयोगी प्रकृति। संबंध दो व्यक्तियों या समूहों के बीच सहयोग के आधार पर भी निर्मित हो सकता है और विरोध और संघर्ष के आधार पर भी। सामाजिक संबंधों के निर्माण की आवश्यक दशाओं एवं विशेषताओं के विवेचन से स्पष्ट है कि व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करते हैं और सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। ये विभिन्न व्यक्ति अपनी प्रकार के संबंधों को एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, कुछ क्रियाएं और प्रतिक्रिया करते हैं। उदाहरण के रूप में पति पत्नी का संबंध, पुत्र माता का संबंध, अध्यापक शिक्षक का संबंध, स्वामी सेवक का संबंध और डॉक्टर मरीज का संबंध। ये एक दूसरे के प्रति सामान्यतः एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करते हैं, जो पारस्परिक अपेक्षाओं या मानवीय अंतःक्रिया के प्रतिमान पर आधारित होता है। संबंधों के विभिन्न प्रकार के सामाजिक संबंधों के अंतर्गत ही आते हैं। अब हम देख रहे हैं कि समाज क्या है। समाज की वास्तविक प्रकृति को समझने के लिए बहुत सारे विद्वानों ने परिभाषाएं दी। उनमें सबसे पहले परिभाषा हम लेंगे गिडिंग्स के अनुसार। समाज स्वयं एक संघ है, एक संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है, जिसमें परस्पर संबंध रखने वाले लोग एक साथ संगठित होते हैं। गिडिंग्स क्या कह रहे हैं कि समाज को हम संघ भी कह रहे हैं, संगठन भी कह रहे हैं, औपचारिक योग भी कह रहे हैं, और लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, आपस में जो संबंध रखने वाले लोग हैं वह एक साथ संगठित होते हैं, उसी को हम समाज कहते हैं।
दूसरी बात, हम इसकी जो महत्वपूर्ण परिभाषा भी हमने पढ़ी थी वह हम ले रहे हैं मैकाइवर और पेज के अनुसार। समाज रीतियों, कार्यप्रणालियों की, अधिकार एवं पारस्परिक सहायता की, अनेक समूहों एवं विभागों की, मानव व्यवहार के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। इस सदैव परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। यह सामाजिक संबंधों का जाल है और यह सदैव परिवर्तित होता रहता है। मैकाइवर और पेज ने जो अपनी परिभाषा दी वह हमने देखी कि समाज रीतियों, कार्यप्रणालियों के अधिकार एवं पारस्परिक सहायता की, अनेक समूह एवं विभागों की, इस तरह से वह कह रहे हैं कि बहुत एक लंबी चौड़ी परिभाषाओं के आधार पर समाज को समझाने का प्रयास करते हैं। अगर हम इस परिभाषा को अच्छे से समझें तो हम सबसे पहले लेते हैं रीतियाँ। रीतियाँ या प्रथाएं सामाजिक प्रतिमान का एक प्रमुख प्रकार है। ये समाज के निर्माण के लिए आधार के रूप में कार्य करती हैं और व्यवस्था बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम रीतियों में देखें तो खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, शिक्षा, विवाह, धर्म, जाति, शिक्षा आदि संबंधित रीतियाँ आती हैं और हर रीतियों में अपने विशेष तरीके और व्यवहार करते हैं। कार्य प्रणालियों की बात हम अगर करें तो कार्य प्रणालियों को भी समाज का एक प्रमुख आधार माना गया है। मैकाइवर और पेज ने सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रणालियों को ही संस्थाओं के नाम से पुकारा है। इन्हीं के माध्यम से एक समाज विशेष के लोग अपनी विभिन्न आवश्यकताओं या उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं और व्यक्तियों की सभी प्रकार की क्रियाएं सामान्यतः इन कार्य प्रणालियों के अनुरूप होती हैं। अधिकार की हम बात करते हैं तो जहां सत्ता या प्रभुत्व के नाम से भी हम इसे जान सकते हैं और समाज में अनेक संगठन, समूह, समितियां आदि होते हैं जिनके कार्य संचालन और सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए कुछ व्यक्तियों के पास अधिकार या सत्ता होती है और यदि ऐसा न हो तो शांति बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। अगर किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन होगा तो दंडित करने के लिए भी कुछ व्यक्तियों की आवश्यकताएं होती हैं। जहां हम पारस्परिक सहयोग की बात करते हैं तो यह हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार हो जाता है, क्योंकि जब कुछ लोग अपने अपने उद्देश्यों व आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं तो हम वहाँ पर एक विकसित समाज, विकासशील समाज की कल्पना कर सकते हैं। अन्यथा केवल संघर्ष की स्थिति होगी जो किसी समाज के निर्माण नहीं बल्कि विनाश का द्योतक होगी। समूह तथा विभाग की बात करें तो वहाँ उस समूह या उपसमूहों से मिलकर बना होता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक समाज में अनेक समूह, समितियां, संगठन आदि पाए जाते हैं जिनकी सहायता से व्यक्तियों की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस, जाति, गांव, कस्बा, नगर समुदाय, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक संगठन, स्कूल, महाविद्यालय आदि अनेक समूह एवं विभाग ही हैं जिनसे समाज बनता है और जो व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति में योग देते हैं। सभी समूह एवं विभाग आप एक दूसरे से संबंधित होते हैं। स्वतंत्रता समाज के एक आवश्यक तत्व के रूप में स्वतंत्रता का विशेष महत्व है। स्वतंत्रता का अर्थ मनमाने ढंग से कार्य, व्यवहार या आचरण करने से नहीं है। यहाँ इसका तात्पर्य सभी व्यक्तियों को अपने विकास हेतु उचित वातावरण प्रदान करने से है। स्वतंत्र वातावरण में ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का समुचित विकास कर समाज की प्रगति में योग दे सकता है। मानव व्यवहार के नियंत्रण समाज को ठीक से संचालित करने के लिए आवश्यक है कि मानव व्यवहार पर नियंत्रण रखा जाए। अतः मानव व्यवहार के नियंत्रण हेतु समाज में सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक और अनौपचारिक साधनों को अपनाया जाना आवश्यक है और इसमें कानून, न्याय व्यवस्था, पुलिस, प्रशासन आदि अनौपचारिक साधनों में जनरीतियाँ, प्रथाएं, रूढ़ियाँ, संस्थाएं, धर्म, नैतिकता आदि आते हैं। इस तरह से हमने मैकाइवर और पेज की परिभाषा में परिलक्षित प्रमुख आधारों को समझने का प्रयास किया और यहाँ हमने समाज की परिभाषा को विस्तृत रूप में देखने का प्रयास किया। इसी के साथ आज का व्याख्यान समाप्त होता है। धन्यवाद।